ये एक तवील कश्मकश की दास्तान है जो नौआबादियाती विरसे, सर्द जंग के बाद के आलमी मफादात और नए आलमी निज़ाम ने जन्म दी। अरब कौम परस्ती मगरिब के लिए खतरा थी क्योंकि वो न सिर्फ इसराइल की जहरियत के खिलाफ थी बल्कि डॉलर के बजाय अरब तेल के आजादाना सौदे की बात करती थी। अरब बहार को अक्सर जमहूरियत की लहर के तौर पर पेश किया जाता है, मगर हकीकत में यह दरअसल एक ऐसी जंग जिसमें टैंक या तोपों की बजाय ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के नेटवर्क्स इस्तेमाल हुए। कज़ाफी, उमर अल बशीर, हस्नी मुबारक, ज़ैनुल आबिदीन, अली अब्दुल्ला सालेह और अब्दुल अजीज सब ने अपने अपने अंदाज में कौम परस्ती और मुल्क खुद मुख्तारी की हिफाजत की, और यही वो जुर्म था जिसकी सजा उन्हें अमरीकी और मगरबी निज़ाम ने दी। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। साल 2010 अरब लीग के इजलास का ये मंजर है। 6 बड़ी शख्सियात एक ही सफ में खड़ी हैं। ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, हस्नी मुबारक, मम्मर कज़ाफ़ी, अली अब्दुल्ला सालेह, उमर अल बशीर और अब्दुल अजीज़। मगरबी ज़राए इब्लाग इन्हें आमिर कहते थे, मगर हकीकत ये है कि ये वो क़यादत थी जिसने सर्द जंग के बाद अमरीकी तसल्लुत, सह्यूनी पॉलिसियों और आलमी मालियाती इदारों के इस्तेमारी शिकंजे के खिलाफ मज़ामत की। ये वो अहद था जब अरब दुनिया में कौम परस्ती यानी अरब नेशनलिज्म की आखिरी चिंगारी अभी बुझी नहीं थी, और मगरिब की निगाहों में यही जुर्म सबसे बड़ा था। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यूरोपीय ताकतें मशरिक़ वुस्ता से निकली तो इनके पीछे बनाए गए निज़ाम, मसनूई सरहदें, कमज़ोर इदारे और तेल पर मगरबी अजारादारी बाकी रह गई थी। अरब दुनिया के नए रहनुमा, चाहे वो जमाल अब्दुल नासिर हों या बाद के दौर में कज़ाफ़ी, बिन अली, मुबारक या बशीर, सब ने एक मुश्तरक पैगाम दिया। यही वो नज़रिया था जिसने वाशिंगटन और लंदन को एक ही सफ़े पर ला खड़ा किया। अरब कौम परस्ती मगरिब के लिए ख़तरा थी क्योंकि वो ना सिर्फ इसराइल की जहरियत के खिलाफ थी बल्कि डॉलर के बजाय अरब तेल के आज़ादाना सौदे की बात करती थी। ट्यूनिस के ज़ैनुल आबिदीन बिन अली ने 1980 की दहाई में एक ऐसे मुल्क की क़यादत संभाली जो अभी तक फ्रांसीसी नौआबादियाती असर के जाल में फंसा हुआ था। इब्तदा में मगरबी ताकतों ने उसे जदीद अरब दुनिया का चेहरा करार दिया, एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जिसने सेकुलरिज्म, तालीम और तरक्की के बयानिए को फ़रोग़ दिया। मगर जैसे ही बिन अली ने मगरबी माशी दबाव से हटकर चीन, अलजायर और रूस के साथ नई तिजारती राहें खोलना शुरू की और यूरोपीय यूनियन के अहकामात के आगे झुकने से इनकार किया, वो मगरिब के लिए एक नापसंदीदा लीडर बन गया। मोहम्मद बूअज़ीज़ी का खुद सोजी का वाक़या, जो अवामी बेबसी और महरूमी की एक हकीकी अलामत था, जल्द ही मगरबी मीडिया नेटवर्क्स और सोशल मीडिया की मुनज़्ज़म मुहिम के ज़ेरे असर एक आलमी बयानिए में ढल गया। ये वो लम्हा था जब CIA की सरपरस्ती में चलने वाले अरब स्प्रिंग ऑपरेशंस ने अपने मंसूबे की अमली शक्ल अख्तियार की। मकसद जमहूरियत नहीं बल्कि उन हुक्मरानों की बिसात लपेटना था जो मगरबी मालियाती नज़म से निकलने की कोशिश कर रही थी। ट्यूनिस में बिन अली का जवाल दरअसल अवामी फतह से ज़्यादा अमरीकी सफारतकारी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कामयाबी थी। ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की सियासी शनाख्त एक फ़ौजी ब्यूरोक्रेट के तौर पर उभरी, जिसने 1987 में इक़्तिदार संभाला। इसके दौर में ट्यूनिस ने यूरोपीय मंडियों से कुर्बत रखते हुए इक़्तिसादी इस्लाहात का आगाज़ किया, जो बज़ाहिर तरक्की के नारों में लिपटी हुई न्यू लिबरल पॉलिसियों पर मबनी थी। इन पॉलिसियों ने मईशत के कुछ शोबों में तरक्की तो दी, मगर इसके साथ ही समाजी तफावत, नौजवानों में बेरोज़गारी और मकामी सनतों के ज़वाल को भी जन्म दिया। यही वो हालात थे जिन्होंने मोहम्मद बूअज़ीज़ी के एहतजाज को एक इनफरादी वाक़ये से बढ़ाकर एक इज्तिमाई बगावत में तब्दील कर दिया।
14 जनवरी 2011 को जब अवामी तूफान उठा तो बिन अली को मुल्क छोड़ना पड़ा और अरब दुनिया की सियासी बिसात पर पहला मोहरा गिर गया। ट्यूनिस की जोग्राफियाई और तस्वीराती हैसियत ना तो खलीजी ताकतों से बंधी हुई थी, ना ही वो रूस या चीन के ब्लॉक का हिस्सा थी। इसकी यूरोप से कुर्बत ने इसे एक मुतदिल और काबिल तिजारत शराकतदार के तौर पर पेश किया। मगर जब अंदरूनी अदम इत्मीनान ने जन्म लिया तो मगरबी तिजारती मफादात और अमरीकी जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली फ़ौरन मुतहरिक हो गई। मकामी सियासत आलमी ताकतों के खेल का मैदान बन गई और ट्यूनिस की दाखिली खुद मुख्तारी बतदरीज बैनुल-अक़वामी एजेंडों के हसार में सिमटने लगी। यूं ज़ैनुल आबिदीन बिन अली का ज़वाल अरब बहार की पहली बड़ी जियोपॉलिटिकल फतह के तौर पर पेश किया गया, लेकिन दर हकीकत ये वो लम्हा था जब शुमाली अफ्रीका में मगरबी मुदाखलत की एक नई लहर ने जन्म लिया और ट्यूनिस की सियासत हमेशा के लिए आलमी ताकतों की सफ बंदियों के दायरे में दाखिल हो गई। इसके बाद हस्नी मुबारक ने अनवर सादात के बाद मिस्र की क़यादत संभाली, एक ऐसे मुल्क की जिस पर 1989 के कैंप डेविड अमन मुआहदे के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात और खित्ते के दबाव की पेचीदगियां छाई हुई थी। अगरचे मुबारक ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कायम रखा, लेकिन वो फ़लस्तीन के मसले पर मुकम्मल अमरीकी दबाव के आगे सर नहीं झुकाते थे। इसने इसराइल के गज़ा पर हमलों पर खुलकर तनकीद की, हमास के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की और हत्ता के अमरीकी दबाव के बावजूद ईरान के साथ सिफारती तवाज़ुन बरकरार भी रखा। जब वाशिंगटन ने न्यू मिडल ईस्ट प्लान यानी कोंडोलीज़ा राइस डॉक्ट्राइन मुतारिफ कराया तो मुबारक की हुकूमत अमरीकी मफादात के लिए एक रुकावट बन गई। 2011 में जब अरब बहार मिस्र पहुंची तो मगरबी मीडिया और अमरीकी थिंक टैंक्स ने अवामी एहतजाज को रजीम चेंज ऑपरेशन के रंग में रंग दिया। इसके बाद आने वाली अख़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत को चंद ही बरसों में गिराकर फ़ौजी मुदाखलत के ज़रिए एक मगरिब नवाज ढांचा कायम किया गया, जिसने मिस्र की पॉलिसियों को वाशिंगटन के जोग्राफियाई और इक़्तिसादी मफादात के मुताबिक ढाल दिया। मिस्र की तारीख़ और जोग्राफियाई अहमियत इतनी अमीक है कि यहाँ कोई भी सियासी तब्दीली पूरे अरब आलम पर असरअंदाज होती है। मुबारक की कायदाना पोजीशन ने मुल्क को एक मुस्तहकम मगर कंट्रोल शुदा रियासत में ढाला, जिसकी सियासी रिवायत अक्सर इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के बयानिए पर मबनी रही। इसमें कोई शक नहीं कि मुबारक ने मिस्र को इसराइल अमेरिका महवर का एक फ़ाल हिस्सा बनाया, लेकिन इसके फ़ैसले मुकम्मल तौर पर अमरीकी हिदायत पर मबनी नहीं थे। कौमी मफादात, ख़ास तौर पर सुएज़ कैनाल, बहरा रूम तक रसाई और इलाकाई असर व रसूख के तकाज़े हमेशा इसकी पॉलिसियों की शक्ल में असरअंदाज होते रहे। जब 2011 में अवामी एहतजाज ने तहरीर स्क्वायर में जनून पैदा किया तो ये वाज़े हो गया कि मिस्री अवाम जुल्म, बेरोज़गारी और सियासी मस्कशुदगी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके नतीजे में मुबारक 11 फरवरी 2011 को सदर के ओहदे से दस्तबरदार हुए। मिस्र का इस्तेहकाम वाशिंगटन के लिए न सिर्फ इसराइल की हिफाजत बल्कि बहरा रूम और खलीज में तेल के रास्तों की हिफाजत से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए अमरीकी पॉलिसी अक्सर मौजूदा क़यादत में रद्दोबदल की हिमायत करती रही, वो क़यादत जिसे वो अपने मफादात के मुताबिक बदल सके, मगर जिसने इलाकाई तवाज़ुन को भी नज़र में रखा। इनकलाब के बाद फ़ौजी मुदाखलत और सियासी खला ने मिस्र को दोबारा स्ट्रेटजिक दायरा इख्तियार में लाने की कोशिशों को जन्म दिया। ये जाहिर करता है कि बगदाद की तामीर के बरक्स वाशिंगटन ने हमेशा मुकम्मल सिस्टम की तब्दीली के बजाय मफाद की एडजस्टमेंट को तरजीह दी, ताकि मिस्र के अंदरूनी और बैरूनी तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए अमरीकी मफादात को यकीनी बनाया जा सके। अब कहानी शुरू होती है मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की दास्तान दरअसल एक सदी भर की मुज़ाहमत और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। 1969 में इसने मगरिब नवाज बादशाहत का खात्मा करके लीबिया में इनकलाब बर्पा किया। मुल्क के तेल को कौमी मलकियत में लेकर अवामी तरक्याती प्रोग्राम्स का माली ज़रिया बनाया और लीबिया को अफ्रीका में इक़्तिसादी ताकत का मरकज़ करार दिया।
मगर कज़ाफ़ी का सबसे बड़ा जुर्म वो मंसूबा था जिसने मगरबी मालियाती तसल्लुत को चैलेंज किया, सोने पर मबनी अफ्रीकी करेंसी यानी गोल्ड दिनार, जिससे डॉलर और यूरो की आलमी इजारादारी खतरे में पड़ सकती थी। कज़ाफ़ी ने अफ्रीकी यूनियन के लिए एक मुत्तहिदा फ़ौज, मुश्तरका मालियाती निज़ाम और इक़्तिसादी खुद मुख्तारी के नज़रियात पेश किए। यही वो नुक्ता था जिसने अमरीकी खुफिया इदारों और नेटो के लिए इसे आलमी मईशत के लिए ख़तरा बना दिया। 2011 में मगरबी मीडिया ने इसे डिक्टेटर करार देकर इंसानी हकूक़ के नाम पर नेटो बमबारी की राह हमवार की। हालांकि असल मकसद लीबिया की मईशत पर हमला नहीं बल्कि अफ्रीका की खुद मुख्तारी के तसव्वुर को कुचलना था। कज़ाफ़ी की मौत सिर्फ एक रहनुमा की नहीं बल्कि एक नज़रिए, अरब और अफ्रीकी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की मौत थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी की सियासी बसीरत में अरब कौम परस्ती, अफ्रीकी खुद मुख्तारी और मगरबी नौआबादियाती निज़ाम के खिलाफ जारहाना मिजाज शामिल था। इनकलाब के बाद इसने लीबिया के तेल को अवामी मलकियत में लेकर मुल्क की आमदनी को तालीम, सेहत और बुनियादी तरक्याती प्रोग्राम्स में लगा दिया। मगर इसका सबसे बड़ा ख्वाब अफ्रीकी इक़्तिसादी खुद मुख्तारी था, एक मुश्तरका अफ्रीकी करेंसी, मजबूत मालियाती इत्तेहाद और खित्ते में खुद मुख्तार इक़्तिसादी ढांचा। ये मंसूबे मगरबी इक़्तिसादी मफादात के लिए ख़ास तौर पर डॉलर, यूरो महवर के लिए नाकाबिले कबूल ख़तरा तस्वुर किए गए। 2011 में जब दाखिली मुखालफत भड़की तो नेटो ने इंसानी हकूक़ के इस्तिआरे के तहत फ़िज़ाई मुदाखलत की और कज़ाफ़ी का तख्ता उल्टा। 20 अक्टूबर 2011 को कज़ाफ़ी की मौत वाक़ई हुई, जिसने एक बार फिर सवालात खड़े किए कि क्या नेटो मुदाखलत का असल मकसद शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ था या आज़ाद तेल और मालियाती रास्तों को कंट्रोल करना। कज़ाफ़ी के ज़वाल ने शुमाली अफ्रीका में खला पैदा किया, जिसे मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोहों, मकामी कबायली ताकतों और बैरूनी इक़्तिसादी मफादात ने भरना शुरू किया। लीबिया के तेल पर कंट्रोल की दौड़ ने यूरोपी तवानाई की सलामती को मुतासिर किया और साहिल अफ्रीका में नई मुदाखलतें जन्म लीं। कज़ाफ़ी के मंसूबों की नाकामी ने एक वाज़ेह पैगाम दिया, जब कोई अरब लीडर इलाकाई खुद मुख्तारी और इक़्तिसादी आज़ादी के बड़े मंसूबे लेकर निकले तो बैरूनी ताकतें इसे रोकने के लिए मुनज़्ज़म और मरबूत मुहिम चला सकती हैं। इसके बाद यमन हमेशा से अपनी स्ट्रेटजिक जोग्राफियाई हैसियत की वजह से आलमी ताकतों के लिए अहम रहा है। बहर अहमर, खलीज अदन और बाबुल मंदब के रास्ते आलमी तवानाई और शिपिंग के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं और यही वो अंसर है जिसने यमन को बैनुल-अक़वामी जोग्राफियाई सियासत के मरकज़ में रखा। अली अब्दुल्ला सालेह ने तकरीबन 3 दहाइयों तक यमन की गैर मुस्तहकम रियासत को मुत्तहिद रखने की कोशिश की, एक ऐसे मुल्क में जहाँ कबायली, मजहबी और खलीजी असर व नफूस का पेचीदा जाल बिछा हुआ था। सालेह ने अमरीकी ताल्लुकात ज़रूर कायम रखे, लेकिन वो सिर्फ वाशिंगटन की हिदायत पर नहीं चलता था। इसने ईरानी असरात को तवाज़ुन में रखने, चीनी सरमायाकारी के इम्कानात को फ़रोग़ देने और सऊदी अरब, कतर के बढ़ते असर व रसूख को काबू में रखने की फ़न्नी सियासत अपनाई। अरब बहार के दौरान जब सालेह इक़्तिदार छोड़ने से इनकार करते हुए अपने सियासी असर व रसूख को बरकरार रखना चाहते थे तो अमरीकी और खलीजी मीडिया ने उन्हें करप्ट आमिर के तौर पर पेश किया, जबकि हकीकत ये थी कि यमन की पेचीदा ताकत की साख्त और इलाकाई मफादात के तनाजुर में इनके फ़ैसले ज़्यादा फितरी और तस्वीराती थे। 2014 में हौसियों के साथ कलील मुद्दती इत्तेहाद ने यमन में एक नए नौयत के तनाज़े को जन्म दिया, जो बाद में मुकम्मल खाना जंगी में तब्दील हुआ और इस खित्ते में ताकत की कशमकश सिर्फ दाखिली सियासत तक महदूद न रही बल्कि खलीजी, ईरानी और आलमी ताकतों की बराह रास्त मुदाखलत का सबब बनी। आखिरकार 2017 में सालेह की मौत ने वाज़ेह किया कि यमन में जारी खाना जंगी सिर्फ दाखिली इक़्तिदार की जंग नहीं बल्कि एक पेचीदा प्रॉक्सी जंग है, जिसमें इलाकाई बरतरी, आलमी तवानाई की सलामती और बैनुल-अक़वामी शिपिंग के रास्ते बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। सालेह ने कबायली रहनुमाओं, मजहबी क़ुव्वतों और इलाकाई ताकतों के बीच नहायत चालाकी से तवाज़ुन कायम रखा,
एक ऐसी पॉलिसी जो जाहिर करती है कि यमन के अंदरूनी फैसले हमेशा आलमी जियोपॉलिटिकल और इक्तसादी मफादात के तनाजुर में होते रहे। यूं यमन की खाना जंगी, बाबुल मंदब और बहरे अहमर के समंदरी रास्तों के ज़रिए आलमी ताकतों के लिए एक मुसलसल तशवीश बनी हुई है। और यही वजह है कि यमन को एक प्रॉक्सी जंग का मैदान कहा जाता है, जहां इलाकाई असर व रसूख और आलमी तवानाई और तिजारती मफादात दोनों एक साथ मद्देनज़र रखे जाते हैं। इसके बाद उमर अल बशीर की हुकूमत को मगरबी मीडिया ने अक्सर जालिम आमिर के कालिब में पेश किया, मगर हकीकत यह है कि वो मुसलसल सूडान को इसराइल के साथ सरकारी ताल्लुकात कायम करने से गुरेज करता रहा। इसका तवील दौर इक़्तिदार, जिसमें रियासती ताकत और अस्करियत पसंदी एक दूसरे में गुंदी हुई नज़र आती थी, दरअसल जोग्राफियाई और इक़्तिसादी मफादात के एक पेचीदा तवाज़ुन पर मबनी था। सूडान ने अपनी तेल की दौलत पर कंट्रोल बरकरार रखते हुए चीन को तेल निकालने के लिए ठेके दिए और अमरीकी कंपनियों को नज़रअंदाज किया। इसके नतीजे में वाशिंगटन ने जीनोसाइड के बयानिए को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हथियार हरकत में लाया। 2009 में अल बशीर को जंगी जराइम का मुजरिम करार दिया गया, लेकिन ये इंसाफ का मामला कम और जियोपॉलिटिकल इंतकाम ज़्यादा था। 2019 में जब इसकी हुकूमत अवामी एहतजाज और फौजी बगावत के नतीजे में गिराई गई, तो सूडान को फ़ौरन अब्राहम मुआहिदों के दस्तखत पर मजबूर किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अल बशीर का जवाल दरअसल इसराइल के लिए खित्ते में साजगार माहौल तैयार करने का एक मरहला था। उमर अल बशीर की हुक्मरानी में सूडान एक ऐसी राह पर चल निकला जहां रियासती ताकत, कबायली और इलाकाई कशमकश और अस्करियत पसंदी एक दूसरे में घुल मिल गए। दारफोर में जारी तनाज़ात के दौरान इसके किए गए मिलिट्री और पॉलिसी फैसलों पर आलमी सतह पर शदीद तनकीद हुई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसके खिलाफ वारंट जारी किए। ये वाक़या एक वाज़ेह मिसाल है कि जब किसी रहनुमा की पॉलिसियों के इंसानी और समाजी नताइज वसी पैमाने पर होते हैं, तो आलमी इदारे भी मुदाखलत करने पर मजबूर हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकल नुक्ता नज़र से सूडान की अहमियत के कई पहलू हैं। मुल्क के तेल के ज़खायर, जनूबी सूडान की अलहदगी और चीन और रूस के बढ़ते हुए मफादात ने सूडान को बैनुल अक़वामी ताकतों के शतरंज बोर्ड का एक कलीदी खिलाड़ी बना दिया। इसी पस मंज़र में अल बशीर के खिलाफ बैनुल अक़वामी दबाव ये जाहिर करता है कि रियासती पॉलिसियों के इंसानी और इक़्तिसादी नताइज वक्ती तौर पर इलाकाई तवाज़ुन और आलमी शमूलियत को बदलने की ताकत रखते हैं। यूँ उमर अल बशीर की दास्तान महज एक आमिर की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहनुमा की है जिसने आलमी ताकतों, इलाकाई मफादात और इंसानी बहरानों के दरमियान नफसियाती और जियोपॉलिटिकल कशमकश के एक नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश की। इसके ज़वाल ने सूडान को एक नए जोग्राफियाई और सियासी खेल के मैदान में धकेल दिया है, जहाँ दाखिली और बैनुल अक़वामी मफादात के तज़ादात मुसलसल अमल में हैं। अब बारी आती है अब्दुल अजीज़। अलजायर के उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने फ़्रांस की नौआबादियाती मेराज के ख़िलाफ़ सबसे मुस्तकिल और सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। इसकी क़यादत में अलजायर ने न सिर्फ 1990 की दहाई में अमरीकी दबाव के बावजूद इस्लामी तहरीकों के साथ मुज़ाकरात किए, बल्कि फ़्रांसीसी फ़ौजी अड्डों को मुल्क से निकाल कर अपनी खुद मुख्तारी का अमली सबूत भी दिया। अब्दुल अजीज़ की सियासी ज़िंदगी फ़्रांस की तवील नौआबादियाती तारीख से गहराई में जुड़ी हुई थी। 1999 में खाना जंगी के बाद इसने मज़ाहमती और मसालहती पॉलिसियों के ज़रिए मुल्क में जुज़वी इस्तेहकाम कायम किया, मगर वक्त के साथ बदउनवानी, तबकाती अदम मसावात और सियासी बंदिशों ने अवामी सब्र को कमज़ोर कर दिया। 2019 में अवामी तहरीक हिराक ने इस दबाव को अरूज तक पहुँचाया और अब्दुल अजीज़ को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। ये वाक़या वाज़े करता है कि नौआबादियाती असरात, इक़्तिसादी नाहमवारियाँ और सियासी रिस्ट्रिक्शंस जब जमा हो जाएं तो एक ऐसा दबाव पैदा कर देती हैं जो एक लम्हे में मुजाहिरों और अवामी तहरीक के तौर पर फट पड़ता है। इसी दौरान जब फ़्रांस और अमेरिका ने अलजायर में तवानाई के नए मुआहिदों के ज़रिए अपने इक़्तिसादी मफादात की राह हमवार करने की कोशिश की, तो अचानक मुल्क में पुरअमन मुजाहिरे शुरू हो गए। ये वो हाइब्रिड वॉरफेयर था जिसने बैरूनी ताकतों के मफादात
और दाखिली एहतजाज के इम्तिजाज के ज़रिए अब्दुल अजीज़ को ज़वाल की राह पर धकेल दिया। जोग्राफियाई और इक्तसादी नुक्ता नज़र से अलजायर यूरोप और ख़ास तौर पर फ़्रांस के लिए तवानाई का एक कलीदी सोर्स है। इसलिए दाखिली बिगड़ती हुई सूरत हाल ने यूरोपी मफादात को ख़तरे में डाल दिया और बैरूनी दबाव के साथ साथ अंदरूनी अवामी तहरीक ने मुल्क की सियासी तामीर को यकसर बदलने पर मजबूर किया। अब्दुल अजीज़ का ज़वाल इस बात का सबूत है कि इस्तेमारी ताल्लुकात और नौआबादियाती असरात तवीलुल मुद्दत होते हैं, और जब अवामी शऊर बेदार होता है तो वो न सिर्फ दाखिली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है बल्कि बैरूनी कंट्रोल के ख़िलाफ़ भी एक मुस्तहकम महाज कायम कर लेता है। अब्दुल अजीज़ की कहानी एक ऐसे रहनुमा की है जिसने मुल्क की खुद मुख्तारी और अवामी मफाद के लिए तवील जद्दोजहद की, लेकिन आखिरकार बैरूनी मफादात और दाखिली नाइंसाफ़ियों के संगम पर इसके अहद इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। अरब बहार को अक्सर जमहूरियत की लहर के तौर पर पेश किया जाता है, मगर हकीकत में यह दरअसल फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, एक ऐसी जंग जिसमें टैंक या तोपों की बजाय ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के नेटवर्क्स इस्तेमाल हुए। अमेरिका, बरतानिया और इनके खलीजी इत्तेहादियों ने इन तमाम रहनुमाओं को रास्ते से हटाया जो डॉलर के इक्तसादी अजारादारी से आज़ाद तेल पर खुद मुख्तार और इसराइली तोसी पसंदी के खिलाफ थे। आज अरब दुनिया में निज़ाम वही है लेकिन क़यादत नहीं। क़ज़ाफ़ी, उमर अल बशीर, हस्नी मुबारक, ज़ैनुल आबिदीन, अली अब्दुल्ला सालेह और अब्दुल अजीज़ सब ने अपने अपने अंदाज में कौम परस्ती और मुल्क खुद मुख्तारी की हिफाजत की, और यही वो जुर्म था जिसकी सज़ा उन्हें अमरीकी और मगरबी निज़ाम ने दी। ये 6 रहनुमा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़ित्ते की खुद मुख्तारी के लिए खड़े हुए। क़ज़ाफ़ी ने इक़्तिसादी खुद मुख्तारी और मुतबादिल मालियाती निज़ाम की तरफ कदम बढ़ाया। हस्नी मुबारक ने इलाकाई तवाज़ुन और सिक्योरिटी को मुकद्दम रखा। सालेह ने कबायली और इलाकाई ढांचे के तवाज़ुन पर सियासत की, और बाज़ ने दाखिली इस्तेहकाम को रियासती सिक्योरिटी के नाम पर मुस्तहकम किया। इन सब के ख़िलाफ़ हतमी रवैया इख्तियार करने में मगरबी ताकतों की मुदाखलत, मकामी सियासी अपोजिशन और इलाकाई रकाबतें शामिल। अरब बहार ने न सिर्फ मकामी सियासी नाकामियों और समाजी नाहमवारियाँ बेनकाब की, बल्कि आलमी ताकतों के मफादात, ख़ास तौर पर तवानाई के रास्ते, शिपिंग के रूट्स और इसराइल और साबका तनाज़ात को भी मंजर आम पर लाया। जब कोई कायद ऐसा लाए अमल अपनाता है जो इन आलमी और इलाकाई मफादात को चैलेंज करे तो वो खुद ब खुद जियो पोलिटिकल तनाव और दबाव का शिकार हो जाता है, चाहे वो दाखिली एहतजाज के ज़रिए हो या बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए। ये 6 रहनुमाओं की दास्तान महज इनफरादी गलतियों या जुल्म और तशद्दुद की अक्कास नहीं, ये एक तवील कशमकश की दास्तान है जो नौआबादियाती विरसे, सर्द जंग के बाद के आलमी मफादात और नए आलमी निज़ाम ने जन्म दी। इनकी पॉलिसियाँ चाहे कितनी भी तजाद अंगेज़ क्यों ना हों, अक्सर इस जगह खड़ी थीं जहाँ से अरब कौम परस्ती, खुद मुख्तारी और ख़ित्ते में हुक्मरानी की उम्मीदें जन्म लेती थीं। इनका ज़वाल हमें ये सिखाता है कि रियासत का मोमार सिर्फ अंदरूनी क़ुव्वतों से नहीं बनता, आलमी ताकतें, इक़्तिसादी अजारादारी और इलाकाई अस्करी मफादात भी बुनियादी फ़ैसलों में असरअंदाज होते हैं। अरब बहार की कहानी इसी पेचीदा जोग्राफियाई, इक़्तिसादी और सियासी दायरे का आईना है जहाँ क़यादत, अवाम और आलमी मफादात एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।